ये कहानी है एक छोटे से गांव गोपालगंज की, जहां के जमींदार चंद्रबाबू अपनी पत्नी प्रभा के साथ रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी, औलाद की। उनका एक बेटा था जो वर्षों पहले उनके ही घर से गायब हो गया था। आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया था। इस घटना को पूरे 20 वर्ष बीत चुके थे। प्रभा, हमारे पास आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक औलाद की। काश उस दिन हमने अपने बच्चे को नौकरों के भरोसे न छोड़ा होता, तो आज हमारा बेटा भी हमारे साथ होता। प्रभा की आंखों में आंसू आ गए। न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। जिसने भी हमारे बेटे को हमसे अलग किया है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। वही गोपालगंज से काफी दूर एक गांव था, विलासपुर, जहां के लोग बहुत ही अच्छे और साफ दिल के थे। आज विलासपुर में पंचायत बैठी थी, जहां दो लोग एक गाय को लेकर झगड़ रहे थे। मुखिया जी, ये मगन झूठ बोल रहा है। ये मेरी राम दुलारी है, जिसे इसने मेरे घर से चुरा लिया है। नहीं मुखिया जी, ये रघु झूठ बोल रहा है। ये गाय मेरी है। अगर ये इसकी है तो कोई प्रमाण दे। मगन, अगर प्रमाण की बात है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये गाय तुम्हारी है? अगर ये गाय तुम्हारी है तो तुम ही कोई प्रमाण दो, जिससे पंचायत तुम्हें इसका असली मालिक माने। लेकिन दोनों में से किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अरे भाई, मनोज कहाँ है? कोई मनोज को बुलाओ। अब इस बात का फैसला वही करेगा। एक आदमी मनोज को बुलाने चला गया और थोड़ी देर में उसे लेकर आ गया। अरे मुखिया जी, ऐसे अचानक बुलाना हुआ? क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? सब ठीक है मनोज, बस ये तय नहीं हो पा रहा कि ये गाय किसकी है। अब तुम ही इसका फैसला करो। मनोज कुछ देर सोचने लगा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर ये गाय रघु और मगन दोनों की बताई जा रही है, तो एक काम करते हैं। तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और गाय के लिए चारा लेकर आओ, फिर उसे इसके सामने रखो। मनोज की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए कि इससे कैसे फैसला होगा। लेकिन उसकी समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों वहां से चले गए और थोड़ी देर बाद चारा लेकर वापस आए। मगन के हाथ में हरी घास थी, जबकि रघु के हाथ में लकड़ी का पुराना नांद और सूखी घास थी। दोनों ने अपना अपना चारा गाय के सामने रख दिया। गाय कुछ देर तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे रघु के लाए हुए नांद के पास गई और उसी में रखी सूखी घास खाने लगी। मुखिया जी, ये गाय रघु की है, क्योंकि इसने मगन की लाई हुई हरी घास को छोड़कर रघु के नांद में रखी सूखी घास खाना पसंद किया। अगर ये गाय मगन की होती तो उसे इसकी आदतों का पता होता, ये क्या खाती है और कैसे खाती है। वाह मनोज, वाह, मान गए तुम्हारे दिमाग को। पंचायत में मनोज की तारीफ होने लगी। और मगन, तुम्हें चोरी और पंचायत को गुमराह करने के अपराध में मैं तुम्हें गांव से बाहर निकालता हूं। आइंदा इस गांव में नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन पंचायत ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। मनोज घर जाता है और सारी बात अपनी माँ गौरी को बताता है। अरे वाह मेरे बेटे, तुम तो गांव में सबके चहेते बनते जा रहे हो। वाकई मेरा बेटा बहुत समझदार है। दूसरी और मगन के दिल में मनोज से बदला लेने की आग दहक रही थी। मनोज, तुमने मुझे सारे गांव वालों के सामने जलील करके ठीक नहीं किया, और तुम्हारी वजह से मुझे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अगर तुम्हें इस दुनिया से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी मगन नहीं। मगन ने मनोज से बदला लेने का थन लिया था।
कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मनोज अपनी माँ गौरी के पास जाकर बैठता है। माँ, एक बात पूछूं? क्या मैं आपका ही बेटा हूँ? गौरी थोड़ा घबरा जाती है। हाँ बेटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं माँ, पर कभी-कभी मेरे सपनों में किसी का चेहरा आ जाता है और वो मुझे पुकारते हैं, बेटा मनोज, कहाँ है तू? अपनी माँ के पास नहीं आएगा? ऐसा लगता है कि उनसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है। माँ, अगर कोई बात है तो सच बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे अपने बेटे हो। और रही बात सपनों की, तो सपने कभी सच नहीं होते। सपनों में तो कुछ भी हो जाता है। नहीं माँ, अगर उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? माँ, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। गौरी चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। बेटा, आज तक मैंने ये बात तुझसे छुपाई, लेकिन अब सच बताने का समय आ गया है। तू मेरा जन्मा हुआ बेटा नहीं है। ये सुनकर मनोज सन्न रह जाता है। क्या? हाँ बेटा, आज से करीब 20 साल पहले मैं और तुम्हारे बापूजी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी मुझे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिला। चारों तरफ सन्नाटा था, वहां कोई नहीं था। वो बच्चा मैं था? हाँ बेटा, तू ही था। मैं तुझे अपने साथ घर ले आई। तेरे गले में एक ताबीज था, जिससे लगा कि तू किसी अमीर घर का बच्चा है। लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं पाई। मैंने तुझे अपना बेटा बनाकर पाल लिया। मनोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई देती है। तो मेरा असली घर कहीं और है। हाँ बेटा, लेकिन मुझे नहीं पता तेरे माँ बाप कौन हैं और तुझे उस जंगल में क्यों छोड़ गए। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर मनोज अपनी माँ की ओर देखकर बोलता है, और माँ, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस गौरी देवी की सच्चाई और ईमानदारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर हैं, उन्होंने मुझसे मेरा ही सच छुपाया। गौरी रोने लगती है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं अपने अतीत का सच जानूं। मैं पता लगाऊंगा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। इतना कहकर मनोज गुस्से में घर से निकल जाता है। गौरी उसे पुकारती रह जाती है, लेकिन मनोज पलटकर भी नहीं देखता। हे भगवान, मेरा बेटा गुस्से में घर से निकला है। उसका ख्याल रखना और हो सके तो उसे जल्द घर वापस लौटा देना। मनोज गुस्से में जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल की गहराइयों में पहुंच जाता है। तभी मनोज की नजर एक पेड़ पर जाती है, जिसके नीचे एक साधु अपनी तपस्या कर रहे थे। मनोज उनकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। इससे पहले कि वो अपने कदम आगे बढ़ाता, वो साधु मनोज से कहते हैं, रुको मनोज, अब यहां तक आ ही गए हो तो सच जान ही लो। क्या तुम अपना अतीत नहीं जानना चाहते? मनोज चौंक जाता है कि उन्हें ये सब कैसे पता। वह साधु के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं अपना अतीत जानने के लिए घर से यहाँ तक आया हूँ? क्या आपको मेरे अतीत के बारे में, मेरे असली माँ बाप के बारे में पता है? बाबा मुस्कुराकर मनोज से कहते हैं, मनोज, मुझे सब पता है। तुम आज अपनी माँ से झगड़ा करके आए हो क्योंकि उन्होंने ये छुपाया कि तुम्हारे माता पिता कोई और हैं। और तो और, तुम्हें पिछले 2 सालों से लगातार एक सपना भी आता है, जिसका मतलब तुम्हें आज जाकर पता चला है। क्यों मनोज, सही कहा ना मैंने? हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुनो मनोज, तुम्हारा अतीत गोपालगंज की वादियों में छुपा है। आज से 20 वर्ष पहले तुम्हें तुम्हारे अपने घर से ही
तुम्हारे अपनों ने ही चुरा लिया था और इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी गौरी और रामलाल ने तुम्हें देखा और अपने साथ ले गए, तुम्हें पाला पोसा और इतना बड़ा किया। बाबा, वो कौन लोग हैं जो मुझे मारने के लिए इस भयानक जंगल में छोड़ गए थे? बाबा मुस्कुराते हैं। मनोज, तुमने कभी सोचा कि भगवान ने तुम्हें इतनी सूझबूझ क्यों दी है? इसलिए दी है ताकि तुम अपने परिवार को आस्तीन के सांपों से बचा सको। मैं बस इतना बता सकता हूं कि तुम्हारा संबंध गोपालगंज के एक बड़े खानदान से है, और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये सब तुम्हें खुद पता लगाना होगा कि तुम्हें कौन मारना चाहता था और अब तुम्हारे पिता के पीछे क्यों पड़ा है। मनोज चौंक जाता है। बाबा, इसका मतलब मेरे पिताजी की जान को भी खतरा है। मुझे उन्हें बचाना होगा। हाँ मनोज, अब वक्त आ गया है कि उस धोखेबाज की असलियत सबके सामने आए। पर सबसे पहले तुम्हें उस मां से माफी मांगनी होगी जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जाओ, उसके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो और उनका आशीर्वाद लेकर गोपालगंज की तरफ रवाना हो जाओ। और हाँ, वो ताबीज भी साथ ले जाना। वही ताबीज तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप तक पहुंचाएगी। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने माँ बाप से मिलकर उन्हें उनके दुश्मनों से बचा सकूं। जाओ बेटा, भगवान तुम्हें कामयाब करे। मनोज तुरंत वहां से उठता है। और घर आकर अपनी मां के कदमों में गिर जाता है और रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करता? अचानक से इतनी बड़ी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो माँ। मनोज की बात सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो तुरंत मनोज को उठाती है। माँ, आप ही मेरी सच्ची माँ हो। मुझे माफ कर दो। गौरी थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुझे माफ कर दिया बेटा, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने असली माँ बाप को ढूंढे और उन्हें उनके दुश्मनों से बचाए। गौरी अंदर जाती है और एक पुराना संदूक खोलती है। उसमें से वही ताबीज निकालती है जो उसने सालों से संभाल कर रखा था। वो ताबीज मनोज के हाथ में देती है। ये वही ताबीज है जो तेरे गले में था। यही तेरी पहचान है। इसे अपने साथ रखना, यही तुझे तेरे असली माँ बाप तक पहुँचाएगा। मनोज ताबीज को अपने हाथ में कस कर पकड़ लेता है। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने माँ बाप को ढूंढ कर रहूंगा और उन्हें हर खतरे से बचाऊंगा। गौरी उसे आशीर्वाद देती है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी हर राह आसान करे। अगली सुबह मनोज एक छोटे से बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर घर से निकल पड़ता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अटूट हौसला और लक्ष्य था। पर मनोज को क्या पता था कि उसका रास्ता इतना आसान नहीं है। जिस हिम्मत और संकल्प के साथ वो अपने अतीत को जानने और अपने असली माँ बाप को बचाने के लिए निकला था, उसी रास्ते पर उसके लिए खतरे भी घात लगाए बैठे थे। गांव की सीमा पार करते ही दूर खड़ा एक आदमी उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में जलन, चेहरे पर तिरस्कार और दिल में बदले की आग थी। मनोज को अकेले जाते देख उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तो आखिर तू अकेला निकल ही पड़ा मनोज। अच्छा हुआ, आज किस्मत ने खुद तुझे मेरे सामने ला खड़ा किया है। तूने मुझे गांव से निकलवाया था ना, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई थी। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू अपनी ही परछाई से डर जाएगा। रघु तुरंत अपने पुराने साथी कालिया को बुलाता है। क्या बात है रघु भाई, आज बड़े जोश में लग रहे हो। किसकी खैर नहीं है? खैर तो आज किसी की नहीं है,
लेकिन सबसे पहले उस मनोज की। वही मनोज जिसने तुम्हें गांव से निकलवाया था? हाँ वही। आज वो अकेला गांव से बाहर निकला है। लगता है किसी बड़े काम पर जा रहा है, लेकिन आज वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो देर किस बात की है? आज उसका खेल खत्म कर देते हैं। नहीं, सिर्फ खत्म नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाना है कि अगर बच भी गया तो जिंदगी भर याद रखे। उसने मुझे चोर कहा था, सबके सामने नीचा दिखाया था। आज मैं उसकी वही जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वाह भाई, मजा आ जाएगा। वैसे भी मुझे ऐसे काम करने में बड़ा मजा आता है। चलो, आज तुम्हारा बदला भी पूरा कर देते हैं और थोड़ा हाथ भी साफ कर लेते हैं। दोनों की आंखों में अब खतरनाक चमक थी। वे तेजी से मनोज के पीछे पीछे चलने लगे। उधर मनोज अपने ही विचारों में खोया आगे बढ़ता जा रहा था। उसे न तो पीछे आ रहे खतरे का अंदाजा था और न ही इस बात का कि उसकी परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। काफी देर तक पीछा करने के बाद जब मनोज गोपालगंज के करीब पहुंचता है, तभी अचानक उसके सामने दो परछाइयां आकर खड़ी हो जाती हैं। तुम लोग? वाह मनोज वाह, इतनी दूर अकेले सफर पर निकल पड़े, हमें बताए बिना। ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रास्ते से हट जाओ। अरे सुन तो लो भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? हम तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। दोस्ती? तुम लोगों से जो खुद दूसरों की मेहनत चुराते हैं, वो दोस्ती क्या करेंगे? रघु की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। देख मनोज, ज्यादा जुबान मत चला। तेरी यही आदत तुझे यहां तक लाई है। क्यों, सच सुनकर बुरा लग रहा है या डर है कि कहीं मैं फिर से तुम्हारी असलियत सबके सामने ना खोल दूं? भाई ये तो सीधा सीधा तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। लगता है इसे बिना दोस्त के समझ नहीं आएगा। आज इसे समझाना ही पड़ेगा। आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। तूने मुझे गांव से निकलवाया था, आज मैं तुझे इस दुनिया से ही निकाल दूंगा। छोड़ मुझे और मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम जैसे लोगों से मैं डरता नहीं। डर तो अब लगेगा जब दर्द होगा। इतना कहते ही दोनों मनोज पर टूट पड़ते हैं। घूंसे, लातें, धक्के हर तरफ से वार होने लगते हैं। मनोज पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की। कभी हाथ रोकता है, कभी पीछे हटता है, लेकिन दो लोगों के सामने उसकी ताकत कम पड़ जाती है। आज बोलेगा नहीं तू? कहाँ गई तेरी वो तेज जुबान? भाई थोड़ा और मारो, अभी तो ये खड़ा है। मनोज की सांसें तेज हो जाती हैं, शरीर कमजोर पड़ने लगता है। आखिरकार एक जोरदार धक्का लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। दोनों उसे तब तक मारते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह बेहोश नहीं हो जाता। कुछ देर बाद भाई ये तो हिल भी नहीं रहा, कहीं मर तो नहीं गया? रघु कुछ पल उसे ध्यान से देखता है, फिर हंस पड़ता है। मर गया तो और अच्छा है, अब ये कभी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई देख लेगा तो? हाँ, इसलिए कह रहा हूं जल्दी यहां से निकलते हैं। चल, इससे पहले कि कोई आ जाए। दोनों वहां से भाग जाते हैं। मनोज को उसी हालत में छोड़कर। जंगल के किनारे सुनसान रास्ते पर मनोज बेहोश पड़ा था। उसका शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि किस्मत ने उसके लिए अभी और भी बड़े इम्तिहान और सच छुपा रखे थे। और ये तो बस उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी। मनोज की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा शरीर टूट चुका हो। सिर भारी, शरीर में दर्द और आंखों के सामने धुंधलापन। जब उसकी नज़र साफ होती है तो वो खुद को एक छोटे से पुराने कच्चे घर में पाता है। मिट्टी की दीवारें, एक कोने में रखा चूल्हा और वो खुद एक पुरानी सी खाट पर लेटा हुआ था। उसके पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद बाल, साधारण सी बनियान और लुंगी पहने हुए। दूसरी तरफ एक सुंदर भोली सी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। मनोज उठने की कोशिश करता है,
अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? अभी मत उठो। तुम्हें होश आए अभी कुछ ही समय हुआ है। 3 दिन तक तुम बेहोश पड़े रहे। डॉक्टर साहब ने सख्त हिदायत दी है कि तुम कुछ दिन आराम करो। 3 दिन? हाँ बेटा, पूरे 3 दिन। हम तो डर ही गए थे कि कहीं तुम... खैर, भगवान की दया से अब तुम ठीक हो। जो भी जरूरत हो बेझिझक हमसे कहना। इस घर को अपना ही घर समझो। मनोज हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। आप लोग कौन हैं? और मैं यहां कैसे आया? और मैं कौन हूं? वो अचानक घबरा जाता है। मेरा नाम क्या है? मेरा घर कहाँ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेटा शांत हो जाओ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं कौन हूं? मेरा परिवार कौन है? मैं यहां क्यों हूं? दीनदयाल गहरी सांस लेता है। मेरा नाम दीनदयाल है बेटा, और ये मेरी बेटी रूपवती। तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो, अब तुम हमारे अपने हो। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर अपने घर चले जाना। लेकिन मेरा नाम, मेरा अतीत। वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। दीनदयाल समझ जाता है कि शायद मनोज अपनी याददाश्त खो चुका है। बेटा जरा याद करने की कोशिश करो। तुम गांव के बाहर घायल हालत में पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मनोज आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो निराश होकर सिर हिला देता है। तभी रूपवती आगे बढ़ती है। पिताजी, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? देख नहीं रहे ये कितने कमजोर हैं? जब ये ठीक हो जाएंगे तब सब याद आ जाएगा। ठीक कहती हो बेटी, शायद कुछ दिन आराम करने से सब ठीक हो जाए। फिर वो आकाश की ओर देखते हैं। हे भगवान, इस लड़के की याददाश्त जल्दी वापस कर दे, ताकि ये अपने परिवार से मिल सके। पिताजी, आप इनके पास बैठिए, मैं इनके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। 3 दिन से इन्होंने पानी के अलावा कुछ नहीं खाया। रूपवती रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद दाल, सब्जी, रोटी और चावल लेकर आती है। वह थाली मनोज के सामने रखती है। लीजिए, पहले खाना खाइए, नहीं तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, पहले खाना खाइए, फिर बात करेंगे। अगर नहीं खाया तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। मनोज हल्की मुस्कान देता है, क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी, तो वो चुपचाप खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद रूपवती उसे गांव घुमाने ले जाती है। रास्ते में एक पड़ोसन उन्हें देख लेती है। अरे रूपवती, ये लड़का कौन है? मैंने इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। अरे काकी, ये मेरे दूर के मामा का बेटा है, कल ही आया है, सोचा इसे गांव घुमा दूं। अच्छा, या फिर तेरी शादी का चक्कर है? काकी हंसने लगती है। अरे काकी, आप भी ना, चलिए मैं बाद में मिलती हूँ। दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मनोज पूछता है, वैसे रूपवती, तुमने काकी से झूठ क्यों बोला? तुम भी ना बिल्कुल भोले हो। गांव में अगर थोड़ी सी बात भी फैल जाए तो वो आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। फिर मुस्कुराकर कहती है, और हाँ, तुम मुझे रूपा कह सकते हो। दोनों मुस्कुराते हैं। कुछ देर बाद वे गांव के घाट पर पहुंचते हैं। शांत पानी, हल्की हवा और चारों तरफ सन्नाटा। दोनों सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। रूपा, ये जगह बहुत सुंदर है। क्या तुम अक्सर यहाँ आती हो? रूपा की आंखें नम हो जाती हैं। हाँ, बचपन में माँ के साथ आती थी। वो यहाँ कपड़े धोती थी और मैं खेलती थी। लेकिन फिर एक दिन वो बीमार पड़ गईं और मुझे छोड़कर चली गईं। वो रोने लगती है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं।
फिर मुस्कुराकर पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम तो तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? तुम ही रख दो मेरा नाम। दोनों हंस पड़ते हैं। आज से तुम्हारा नाम आयुष और मैं तुम्हें आयु कहूंगी। ठीक है, मुझे पसंद है। फिर वो गंभीर हो जाता है। रूपा, मुझे सच जानना है, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? रूपा पहले टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सच बताने का फैसला करती है। 3 दिन पहले मैं और पिताजी खेत से लौट रहे थे। तभी हमने तुम्हें रास्ते में घायल हालत में पड़ा देखा। हम तुम्हें घर लाए और डॉक्टर से इलाज करवाया। तुम्हारे पास एक बैग था, उसमें कुछ कपड़े और एक ताबीज था। ताबीज? वो कहाँ है? रूपा अपने दुपट्टे में से वह ताबीज निकालकर दिखाती है। मनोज उसे देखते ही जैसे भीतर से कुछ महसूस करता है। रूपा, यही ताबीज मेरी पहचान है। यही मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगी। पर कैसे और क्या है इस लॉकेट का मतलब? मनोज गहरी सोच में डूब जाता है। मनोज को गहरी सोच में देखकर रूपवती उससे कहती है, अरे तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। पता नहीं क्यों रूपा, इस ताबीज को देखते ही दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे ये मुझे कुछ याद दिलाना चाहता हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। समय के साथ सब याद आ जाएगा आयु। अभी खुद को इतना मत परेशान करो। चलो अब घर चलते हैं। शाम भी हो गई है और बाबा भी खेत से लौट आए होंगे। मनोज हल्के से सिर हिलाता है। दोनों उठते हैं और गांव की पगडंडी से होते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में सूरज ढल रहा था और चारों ओर शाम की शांति फैल रही थी। लेकिन तभी उनके रास्ते में अचानक एक युवक आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और चाल में दबंगई साफ झलक रही थी। अरे ओ रूपा, ये लड़का कौन है जो तेरे साथ घूम रहा है? इसे बोल दूर रहे तुझसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रूपा, ये कौन है और तुमसे इस तरह बात क्यों कर रहा है? इसे बात करने की तमीज नहीं है क्या? फिर वो आगे बढ़ने लगता है। रूपा तुरंत यूज रोक लेती है। आयु, तुम चुप रहो। इसका तो रोज का है। आज नहीं तो कल फिर जेल जाएगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर वो रंगा की ओर मुड़ती है। अरे ओ रंगा, इतने साल जेल की हवा खाकर भी तेरा मन नहीं भरा क्या, जो फिर से जाने की तैयारी कर रहा है? रंगा का चेहरा अचानक बदल जाता है। वो मुस्कुराने लगता है। अरे मेरी प्यारी रूपा, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? और वैसे भी तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? आखिर एक दिन तू मेरी पत्नी बनने वाली है। फिर वह मनोज की तरफ घूरता है। और तू बीच में मत पड़, ये बात हमारे बीच की है। रूपा की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। सुन रंगा, तेरे जैसे निकम्मे से तो इस गांव का कोई कुत्ता भी शादी ना करे, और तू सोचता है कि मैं तुझसे शादी करूंगी? रंगा गुस्से में दांत पीसने लगता है। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तेरे बाप में कितना दम है। कौन करेगा तुझसे शादी? अगर मेरी इजाजत के बिना किसी की बारात तेरे दरवाजे पर आई तो याद रखना, यहां से बारात नहीं अर्थी उठेगी। मनोज ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। रूपा बिना डरे उसकी आंखों में आंख डालकर जवाब देती है। जा, जितना देखना है देख ले। मेरी शादी किसी अच्छे और इज्जतदार घर में होगी और तू बस दूर खड़ा देखता रह जाएगा। फिर वह मनोज की ओर देखकर कहती है, चलो आयु, इन जैसे लोगों से बात करना भी बेकार है। दोनों वहां से चले जाते हैं। पीछे खड़ा रंगा गुस्से से उन्हें जाता हुआ देखता रहता है। देखता हूं रूपा, तेरी शादी कैसे होती है। अगर मेरे अलावा किसी और की बारात तेरे दरवाजे पर आई तो उस दिन खून बहेगा। कुछ देर बाद रूपा और मनोज घर पहुंचते हैं।
दीनदयाल उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ बेटी, इतनी गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पिताजी, वो रंगा वो जेल से छूट गया है और फिर से मेरे पीछे पड़ा है। दीनदयाल का चेहरा गंभीर हो जाता है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह मैं उससे बात करूंगा। अगर नहीं माना तो मुखिया जी से शिकायत कर दूंगा। रूपा तुरंत बीच में बोल पड़ती है। नहीं पिताजी, आप उसके पास नहीं जाएंगे। आप जानते हैं वो कैसा आदमी है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। लेकिन बेटी, कब तक ऐसे चलेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आप उससे दूर ही रहेंगे। जो करना होगा मैं खुद करूंगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। रूपा रसोई में चली जाती है। मनोज धीरे से दीनदयाल के पास बैठता है। बाबा, ये रंगा कौन है और आपकी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है? दीनदयाल गहरी सांस लेते हैं। क्या बताऊं बेटा, ये गांव का सबसे बड़ा बदमाश है। शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो अपनी ही पत्नी का गला दबाकर उसे मार डाला और अब जेल से छूटकर फिर वही हरकतें कर रहा है। मनोज चौंक जाता है। इतना खतरनाक? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बड़े लोगों से संबंध हैं। ये जमींदार चंद्रबाबू के छोटे भाई हीरा बाबू का खास आदमी है, इसलिए इसे किसी का डर नहीं है, न मुखिया का न कानून का। तो मतलब ये आदमी सच में बहुत खतरनाक है, इससे दूर ही रहना होगा। मनोज कुछ देर सोचता है और रंगा को सबक सिखाने की ठान लेता है। वैसे बाबा, आप रोज काम पर जाते हैं ना? मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। दीनदयाल हंस पड़ते हैं। अरे बेटा, तुम हमारे मेहमान हो, तुम काम क्यों करोगे? नहीं बाबा, यहाँ मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं खाली बैठकर आपका बोझ नहीं बनना चाहता। मैं भी आपके साथ काम करूंगा, तभी यहाँ रहूंगा। दीनदयाल की आंखों में खुशी झलक उठती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कल सुबह तैयार रहना। मैं जमींदार साहब से कहकर तुम्हें भी काम दिलवा दूंगा। मनोज हल्के से मुस्कुरा देता है। उसे अब भी नहीं पता था कि किस्मत उसे किस दिशा में ले जा रही है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मनोज उठ जाता है। वो तैयार होकर दीनदयाल के साथ जमींदार के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वे दोनों एक विशाल हवेली के सामने पहुंचते हैं। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा दरवाजा और बाहर काम करते कई मजदूर। ये जमींदार चंद्रबाबू की हवेली थी। हवेली को देखते ही मनोज कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। उसकी आंखें उस इमारत पर टिक जाती हैं, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। बाबा, ये जगह पता नहीं क्यों मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। दीनदयाल उसकी बात को हल्के में लेते हुए मुस्कुरा देते हैं। अरे बेटा, नई जगह देखकर ऐसा लग ही जाता है। चलो अंदर चलते हैं। अगर तुम्हें यहाँ काम मिल गया तो हमारी भी चिंता कम हो जाएगी। दोनों हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी एक आदमी उनकी ओर बढ़ता है। वह मुंशी था। अरे दीनदयाल, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नमस्ते मुंशी जी। दरअसल ये लड़का मेरे साथ रहता है, काम की तलाश में आया है। सोचा अगर जमींदार साहब चाहें तो इसे भी कोई काम मिल जाए। मुंशी मनोज को ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है, जैसे उसे परख रहा हो। देखने में तो ऐसा नहीं लगता कि इससे खेतों का काम आता होगा। क्यों भाई, खेतीबाड़ी के बारे में कुछ जानते हो या बस यूं ही काम मांगने चले आए हो? मनोज दृढ़ और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहता है। मुंशी जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप जो भी काम देंगे मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा।
तभी पीछे से एक भारी और प्रभावशाली आवाज गूंजती है। किसे मौका देना है मुंशी? दोनों मुड़कर देखते हैं। सामने खुद जमींदार चंद्रबाबू खड़े थे। सफेद धोती कुर्ता, रौबदार व्यक्तित्व और तेज नजरें। उन्हें देखते ही मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं और उसी क्षण मनोज के दिमाग में हल्का सा झटका लगता है, जैसे कोई धुंधली याद उभरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं हो पाती। कौन है ये लड़का? हमारे गांव का तो नहीं लगता। कहां से आया है? जी जमींदार साहब, इसका नाम आयुष है। मेरे दूर के रिश्तेदार का लड़का है। काम की तलाश में कल ही यहाँ आया है। सोचा आपके पास लाऊं, शायद इसे भी कोई काम मिल जाए। चंद्रबाबू मनोज को ध्यान से देखते हैं। तो आयुष, खेतों में मेहनत कर पाओगे? जी साहब, पूरी कोशिश करूंगा। मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। चंद्रबाबू कुछ पल तक उसे गौर से देखते रहते हैं, जैसे उसे उनका कोई पुराना रिश्ता हो। फिर वे खुद को संभालते हुए कहते हैं, ठीक है, आज से काम शुरू कर दो। पहले खेतों में जाओ, देखते हैं कितना दम है तुम में। अगर मेहनत से काम किया तो आगे तुम्हें गोदाम में भी काम मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखना। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हवेली से बाहर निकलने लगते हैं। तभी अचानक मनोज की नजर एक दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा था और उसके गले में वही तावीज था जो इस समय मनोज के पास था। मनोज ठिठक जाता है। ये तो वही ताबीज है जो मेरे पास है। इसका मतलब क्या मेरा इस घर से कोई संबंध है? नहीं, अगर मैं यहां का होता तो कोई न कोई मुझे पहचानता। लेकिन फिर भी इस रहस्य को जानना ही होगा। तभी दीनदयाल की आवाज आती है। अरे आयुष, कहाँ खो गए? चलना नहीं है क्या? मनोज चौंक कर पीछे मुड़ता है। जी बाबा, आ रहा हूं। वो जल्दी से उनके पास चला जाता है। उधर दूर खड़े चंद्रबाबू ये सब देख रहे थे। ये लड़का आखिर है कौन? जब इसने मुझसे बात की तो मुझे लगा जैसे इसका मुझसे कोई गहरा रिश्ता हो, और अभी ये उस तस्वीर को जिस तरह देख रहा था जैसे उसमें उसका कोई छुपा हुआ अतीत हो। कहीं दीनदयाल मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? वर्षों बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे, पर सीमत का खेल देखो, दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। दिन भर मनोज खेतों में काम करता है। तेज धूप, थका हुआ शरीर, फिर भी वो बिना रुके मेहनत करता रहता है। दीनदयाल कई बार उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। बाबा, अगर मुझे यहां रहना है तो काम तो करना ही होगा। शाम तक वो थक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा होता है। रात को खाना खाने के बाद दीनदयाल अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, जबकि मनोज और रूपा घर के बाहर बैठ जाते हैं। तो जनाब, कैसा रहा आपका पहला दिन? काम करके मजा आया या अब भी भागने का मन कर रहा है? मनोज चुप रहता है। अरे क्या हुआ? कहीं खो गए क्या? या फिर खेतों ने थका दिया? मनोज गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं रूपा, बात कुछ और है। मैं जितना अपने अतीत को समझने की कोशिश करता हूं, उतना ही उसमें उलझता जा रहा हूं। क्यों? कुछ पता चला क्या तुम्हें? पता नहीं, लेकिन आज जब मैं हवेली गया और जमींदार साहब से मिला तो अजीब सा लगा, जैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूं। और वो घर, वो जगह, सब कुछ अपना सा लगा। क्या मतलब? तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा अतीत उसी हवेली से जुड़ा हो सकता है? मनोज धीरे से सिर हिलाता है। रूपा उसकी बात सुनकर हल्के से हंसने लगती है। आयु, तुम भी ना कैसी हवा में बातें कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें मजाक करने के लिए ही मिली हूँ?
नहीं रूपा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। जब मैं आज सुबह हवेली से लौट रहा था, तब मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी और उसके गले में ठीक मेरी तरह ही एक ताबीज था। रूपा ये सुनकर सन्न रह जाती है। क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं रूपा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि उस ताबीज और उस हवेली के बीच कोई गहरा संबंध है। रूपा कुछ पल सोचती है, फिर दृढ़ता से कहती है, ठीक है आयुष, अगर ऐसा है तो अब ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी लड़ाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे अतीत को जानने में, तुम्हारे परिवार को ढूंढने में। दोनों हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हैं। अब ये सफर अकेले का नहीं रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए शायद दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था। हीरा बाबू धीमे कदमों से रंगा के घर में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। रंगा, मैंने तुझे जेल से छुड़वाकर अपना काम कर दिया। अब बारी तेरी है। तू मेरा अधूरा काम पूरा करेगा, समझा? रंगा थोड़ा झिझकते हुए लेकिन लालच भरी आंखों से उनकी ओर देखता है। जी मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर अगर रूपा से मेरी शादी भी हो जाती तो। हीरा बाबू हल्का सा हंसते हैं, जैसे उसे बहला रहे हों। सब्र रख रंगा, सब्र का फल मीठा होता है। तेरी शादी भी होगी और मैं खुद कराऊंगा, लेकिन पहले तू मेरा काम पूरा कर, फिर जो चाहेगा वो मिलेगा। फिर उनका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। और सुन, हमारे बीच जो भी बात हुई है, अगर वो किसी तीसरे के कानों तक पहुंची तो याद रखना, इस बार जेल नहीं, सीधे मौत मिलेगी। रंगा डर के मारे सिर झुका देता है। नहीं मालिक, आप निश्चिंत रहें, मेरी जुबान पर ताला लगा रहेगा। मैं आपके हर हुक्म को पूरा करूंगा। हीरा बाबू संतुष्ट होकर वहां से निकल जाते हैं। उधर हवेली में चंद्र बाबू और प्रभा साथ बैठे हैं। माहौल भारी और भावुक है। प्रभा, कल एक लड़का आया था दीनदयाल के साथ। कहते हैं उसका नाम आयुष है। वो कुछ पल रुकते हैं, फिर उनकी आवाज भर्रा जाती है। जब वो मेरे सामने खड़ा था तो न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे मेरा अपना बेटा हो। उसकी आंखों में, उसकी आवाज में कुछ तो था जो मुझे अपने मनोज की याद दिला रहा था। प्रभा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी खुद की आंखें भी नम हो जाती हैं। आप भी ना हर किसी में अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। अब उसे भूलने की कोशिश कीजिए। चंद्र बाबू तुरंत उसकी ओर देखते हैं। तुम भूल पाई हो प्रभा? ये सुनते ही प्रभा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसे भूलूं? वो हमारा खून था, हमारा सब कुछ था। 20 साल हो गए, ना हमें ये पता कि वो जिंदा है या। वो बोलते बोलते रुक जाती है और रोने लगती है। नहीं प्रभा, ऐसा मत सोचो। मुझे यकीन है हमारा बेटा जिंदा है और एक दिन वो जरूर हमारे पास लौटेगा। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, लेकिन दिल का दर्द साफ झलक रहा था। तभी एक नौकर जल्दी जल्दी आता है। जमींदार साहब, बाहर दीनदयाल और आयुष आए हैं, गोदाम में काम के सिलसिले में। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। नौकर चला जाता है। प्रभा उठ खड़ी होती है। चलिए, मैं भी चलती हूँ। देखूं तो सही वो लड़का कैसा है जिसकी बात करते हुए आपकी आंखें नम हो गई थी। चंद्र बाबू हल्की सी मुस्कान देते हैं। फिर चंद्र बाबू और प्रभा बाहर आते हैं, जहां दीनदयाल और आयुष मनोज खड़े थे। आयुष, तुम्हारी मेहनत मुझे बहुत पसंद आई। आज से तुम गोदाम पर बोरियां उठाने और रखने का काम करोगे। आयुष विनम्रता से सिर झुका देता है। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ पल रुककर वो हिचकिचाते हुए बोलता है, मालिक, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। आयुष दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर इशारा करता है। मालिक, ये जो दीवार पर तस्वीर लगी है, ये किसकी है? चंद्रबाबू कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में दर्द झलकने लगता है। बेटा, ये हमारे बेटे की तस्वीर है, जिसे बचपन में किसी विश्वासघाती ने हमसे छीन लिया था, और हमें आज तक नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसा है। आयुष ध्यान से सुन रहा था। फिर उसकी नजर उस तस्वीर में बच्चे के गले में पड़े ताबीज पर जाती है। मालिक, और ये जो उसके गले में एक ताबीज है, इसका क्या मतलब है? ये सवाल सुनते ही चंद्रबाबू की धड़कन तेज हो जाती है। बेटा, ये हमारे खानदान की आखिरी निशानी है। इसी ताबीज से हम अपने बेटे को पहचान सकते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? आयुष की आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों रो रहा है। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? दीनदयाल घबराकर आगे आता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ कहा था। ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। सब चौंक जाते हैं। तो फिर ये कौन है दीनदयाल? साफ साफ बताओ। मालिक, ये मुझे 5 दिन पहले गांव के बाहर घायल हालत में मिला था। किसी ने इसे बुरी तरह पीटा था। 3 दिन तक इसे होश ही नहीं आया। और क्या? आगे बोलो। मालिक, इसके पास यही ताबीज था जो उस तस्वीर में है, लेकिन ये बता नहीं पाया कि ये कौन है, कहां से आया है, क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई थी। इतना सुनते ही प्रभा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मतलब ये हमारा ही बेटा है। वो धीरे धीरे आयुष के पास आती है। सुनिए जी, यही हमारा मनोज है, हमारा बेटा। चंद्रबाबू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। फिर उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे धीरे आयुष के पास आते हैं। मेरा बेटा? आयुष कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं। सालों पहले बिछड़ा परिवार आज फिर से एक हो गया था। लेकिन इस पूरे दृश्य को दूर खड़ा एक आदमी ध्यान से देख रहा था। वो हीरा बाबू का खास आदमी था। वो तुरंत दौड़कर हीरा बाबू के पास जाता है और सारी बात बता देता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो... वो तुरंत हवेली की ओर भागता है। हीरा बाबू जैसे ही अंदर आता है, हीरा, देखो, मेरा बेटा, मेरा लाल आज हमें मिल गया। देखो, तुम्हारा भतीजा आज तुम्हारे सामने खड़ा है। हीरा बाबू मनोज को देखता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। पर भैया, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि ये आपका ही बेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपके जज्बातों के साथ खेल रहा हो? आजकल दुनिया में धोखे की कमी नहीं है। चंद्रबाबू की आंखों में दृढ़ता साफ झलकने लगती है। नहीं हीरा, इसमें जरा भी शक की गुंजाइश नहीं है। यही हमारा बेटा है, हमारा मनोज। इसके पास वही पुश्तैनी ताबीज है जो हमने अपने बेटे के गले में पहनाया था। और सिर्फ ताबीज ही नहीं, जब से ये हमारे सामने आया है, हमारे दिल ने इसे अपना मान लिया है। कुछ रिश्ते सबूतों से नहीं, दिल की आवाज से पहचाने जाते हैं हीरा। और मेरा दिल कहता है, ये मेरा ही बेटा है। हीरा बाबू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह मनोज की ओर ध्यान से देखता है। तो ये जिंदा है? इसका मतलब गौरी ने मारा नहीं था। पर कोई बात नहीं, आप बाप बेटे दोनों को साथ में मारूंगा। वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जबरन मुस्कुराता है।
अगर आप इतना विश्वास करते हैं भैया, तो शायद यही सच होगा। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। उधर रूपा को भी ये पता चल जाता है कि आयुष ही जमींदार चंद्रबाबू का बेटा मनोज है। ये जानकर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। एक तरफ उसे बहुत खुशी होती है कि मनोज अपने असली परिवार से मिल गया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में हल्का सा दर्द भी होता है कि अब शायद मनोज उससे पहले की तरह कभी नहीं मिल पाएगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। मनोज अब अपने पिता का कारोबार संभालने में व्यस्त हो जाता है। इन सब के बीच वो रूपा से मिल भी नहीं पाता। एक दिन रूपा खुद उससे मिलने हवेली पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। क्यों आयु, परिवार मिलते ही मुझे भूल गए? अरे भूलोगे क्यों नहीं, अब तो बड़े आदमी जो बन गए हो। मनोज उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। नहीं रूपा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो वो हो जिसने मुझे उस वक्त संभाला था जब मैं खुद को भी नहीं पहचानता था। रूपा की आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन वो अपनी नाराजगी बनाए रखती है। अगर नहीं भूले तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या इतनी भी फुर्सत नहीं मिली तुम्हें? मनोज थोड़ा गंभीर हो जाता है। रूपा, तुम तो जानती हो ना, पिताजी का कारोबार कितना बड़ा है और अब उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया। वो थोड़ी देर रुकता है, फिर धीरे से कहता है, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मुझे माफ कर दो रूपा। रूपा उसकी ओर देखती है। उसके चेहरे पर सच्चाई साफ झलक रही थी। रूपा हल्की मुस्कान के साथ मनोज की ओर देखती है, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर भी साफ झलक रहा था। चलो, तुम्हें माफ किया, अब ये बताओ, शादी कब करोगे? उसकी आवाज में हंसी थी, लेकिन दिल में एक सच्चा सवाल भी छुपा था। मनोज कुछ पल चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसकी जगह गहरी सोच ले लेती है। रूपा, काश सब इतना आसान होता, लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। रूपा ध्यान से उसकी बात सुनती है। अगर मैं 20 साल पहले इस घर से खो गया था, तो फिर इन 20 सालों में मैं कहां था? किसने मुझे पाला? किसने मुझे बड़ा किया? और सबसे बड़ा सवाल, मैं यहां तक पहुंचा कैसे? उसकी आवाज भर्रा जाती है। रूपा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कहानी अभी भी अधूरी है। रूपा कुछ देर तक चुप रहती है, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। मनोज, मुझे एक उपाय सूझा है। गांव के पास वाले जंगल में एक बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं कि वो बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। कई लोगों की समस्याएं उन्होंने हल की हैं। वो मनोज की आंखों में देखती है। अगर तुम कहो तो हम उनसे मिल सकते हैं। शायद वो तुम्हारे अतीत का राज खोल सके। मनोज थोड़ी देर सोचता है, फिर दृढ़ता से सिर हिलाता है। हाँ रूपा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने हर सवाल का जवाब ढूंढूं। दोनों तय करते हैं कि अगली सुबह वे बाबा से मिलने जाएंगे। अगली सुबह सूरज के पहली किरण के साथ ही दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक अजीब सी शांति चारों ओर फैली हुई थी। कुछ देर बाद वे बाबा तक पहुंचते हैं। बाबा ध्यान में लीन बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही मनोज पास आता है, आओ मनोज, मुझे पता था तुम आओगे। मनोज और रूपा दोनों चौंक जाते हैं। बाबा, आप मुझे जानते हैं? बाबा धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। मनोज, मैं ही नहीं, तुम भी मुझे जानते थे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त ने तुम्हें बहुत कुछ भुला दिया है। मनोज की आंखों में उलझन साफ थी।
तुम अपनी माँ गौरी को भूल गए। विलासपुर में बिताए वो 20 साल भूल गए, अपनी असली पहचान भूल गए। रूपा हैरान होकर मनोज की ओर देखती है। बाबा, कृपा करके मुझे सब याद दिला दीजिए। मैं और अंधेरे में नहीं रहना चाहता। बाबा आंखें बंद करते हैं, कुछ मंत्र जपते हैं और अचानक मनोज के दिमाग में तेज रोशनी कौंधती है। एक एक कर सारे दृश्य सामने आने लगते हैं। गौरी का चेहरा, उसका स्नेह, उसका त्याग, विलासपुर का घर, उसका बचपन। माँ, गौरी माँ! वो घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रूपा, मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। मेरा अतीत, मेरी माँ, सब। रूपा भी भावुक हो जाती है। मनोज, अब समय आ गया है कि तुम अपने दुश्मनों को सामने लाओ। मनोज ध्यान से सुनता है। आज तुम्हारी माँ गौरी भी गोकुलपुर गई हैं। अगर दुश्मनों ने उन्हें देख लिया तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। मनोज घबरा जाता है। और याद रखो, अगर गौरी को कुछ हो गया तो तुम्हारे अतीत का सारा सच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोनों बाबा को प्रणाम करते हैं और तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। उधर गौरी मनोज को ढूंढते हुए हवेली पहुंच जाती है। जैसे ही प्रभा और चंद्रबाबू उसे देखते हैं, दोनों चौंक जाते हैं। गौरी, तुम इतने सालों बाद? गौरी रोते हुए उनके सामने झुक जाती है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। तभी मनोज और रूपा भी वहां पहुंच जाते हैं। अम्मा, आप यहाँ? अम्मा शब्द सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। मनोज, तुम इसे अम्मा क्यों कह रहे हो? क्या तुम इसे जानते हो? हाँ पिताजी, इन्होंने ही मुझे पाला है, इन्होंने ही मुझे जीवन दिया है। अगर उस दिन इन्होंने मुझे जंगल से ना उठाया होता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। गौरी, अब सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? मालिक, मैंने ये सब आपके छोटे भाई हीरा बाबू के कहने पर किया था। सब सन्न रह जाते हैं। उन्होंने मुझे लालच दिया, पैसे का। कहा कि आपके बेटे को जंगल में ले जाकर मार दूं। प्रभा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं लालच में आ गई, मैं बच्चे को जंगल ले गई, लेकिन उस मासूम चेहरे को देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं उसे मार नहीं पाई, मैं उसे वहीं छोड़कर चली गई, लेकिन बाद में उसे वापस लाकर अपने बेटे की तरह पाला। गौरी, तुम उसे वापस भी ला सकती थी। मालिक, मैं डर गई थी। अगर वापस आती तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, और अगर आप छोड़ भी देते तो हीरा बाबू मुझे नहीं छोड़ते। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। फिर चंद्रबाबू धीरे से कहते हैं, गौरी, तुमने गलती जरूर की, लेकिन उसी गलती ने मेरे बेटे की जान भी बचाई। ये खबर पाते ही हीरा बाबू भी वहां आते हैं। उनके साथ रंगा भी था। दोनों के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। भैया, ये सब झूठ है। ये औरत आपसे झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपका अपना भाई हूँ। चंद्रबाबू की आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ गुस्सा था। बस, बहुत हो गया हीरा, अब एक शब्द भी मत बोलना, मैंने सब सुन लिया है। हीरा बाबू थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी संभलने की कोशिश करते हैं। भैया, आप मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मैं आपका सगा भाई हूँ। ये औरत आपको भड़का रही है। चाचा, अब सच छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आज सब कुछ सामने आ चुका है। आपकी साजिश, आपका लालच, सब। और तुम रंगा, तुम भी इसमें शामिल थे ना? तुम दोनों मिलकर पिताजी की हत्या की साजिश रच रहे थे। छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब हीरा बाबू के कहने पर किया। उन्होंने ही मुझे उकसाया। मैं लालच में आ गया। हीरा बाबू अब पूरी तरह बौखला जाते हैं।
हाँ, मैंने किया ये सब। क्या कर लोगे तुम? मैंने ये सब जायदाद के लिए किया, इस हवेली के लिए, इस दौलत के लिए। मुझे हमेशा कम समझा गया। सब कुछ तुम्हें मिला और मुझे कुछ नहीं। इसलिए मैंने सोचा अगर तुम नहीं रहोगे तो ये सब मेरा हो जाएगा। प्रभा रोने लगती है। हीरा, तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हीरा, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, अपने ही खून का विश्वास तोड़ा है। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चंद्रबाबू पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस हीरा बाबू को और रंगा को पकड़ कर ले जाती है। कई सालों बाद इस घर में सुकून और खुशी वापस लौटी थी। तीनों के चेहरे पर संतोष था। पिताजी, एक बात कहनी थी। कहो बेटा, अब तुमसे क्या छुपा है? पिताजी, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर प्रभा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? जिस लड़की ने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया, वो इस घर की बहू बनने के लायक है। बस, फिर क्या था? पूरा घर खुशियों से गूंज उठा।